अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया का जैसे हम सबको पता है कि जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी वगैरह होती है तो उससे पहले उसको अनकॉन्शियस करने के लिए हम एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उसको पेन वगैरह ना हो। एनाल्जेसिया हम पेन को ही बोलते हैं। ठीक है, आज जो हम एनेस्थीसिया को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, हमें पता है एनेस्थीसिया की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है जनरल एनेस्थीसिया और दूसरी है लोकल एनेस्थीसिया, या हम इसे रीजनल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि इसमें पेशेंट की पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही होती है। इसमें जो है पेशेंट जो है बेहोश होता है, वो अनकॉन्शियस होता है और उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। इसमें हम पेशेंट को ड्रग्स देते हैं। ठीक है, ड्रग्स देकर हम क्या करते हैं, तीन चीज़ों का ट्राइएड बन रहा होता है। हम ड्रग्स देते हैं पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है, ताकि वो बेहोश हो जाए, एमनीजिया जिसे हम बोलते हैं, एमनीजिया अनकॉन्शियसनेस को ही बोलते हैं। ठीक है, और हम उसे एनाल्जेसिया पेनलेसनेस के उसे पेन ना हो उसके लिए ड्रग्स देते हैं, और हम पेशेंट के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ड्रग्स देते हैं। ठीक है, जनरल एनास्थीसिया के अंदर तीन चीज़ों का ट्राइएड बन रहा होता है, अनकॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन, और इन तीनों को इंड्यूस करवाने के लिए हम पेशेंट को ड्रग्स देते हैं। और ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल होता है जनरल एनेस्थीसिया का। रिवर्सिबल का मतलब है कि हमने अनकॉन्शियस करने के लिए पेशेंट को जो ड्रग दी, या पेन ख़त्म करने के लिए जो ड्रग दी, मसल रिलैक्सेशन के लिए जो ड्रग दी, इन सब ड्रग्स का असर जब ख़त्म होगा तो पेशेंट होश में आएगा। ठीक है, उसको पेन भी होगी और उसके जो मसल है वो रिलैक्सेशन की स्टेट से बाहर आ जाएंगे। इसलिए ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। जो एनेस्थीसिया की सेकंड टाइप है हमारे पास, दैट इज़ रीजनल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया। इसमें पूरी बॉडी पेशेंट की इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, सिर्फ वो बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व होता है जिस पे हमने सर्जरी वगैरह परफॉर्म करनी है। बाकी सारी बॉडी जो है उसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है, सिर्फ उसी पार्ट को जो है हम एनेस्थीसिया उसी पार्ट पे अप्लाई करते हैं जिस पे हमने सर्जरी वगैरह परफॉर्म करनी होती है, और इसमें पेशेंट बेहोश नहीं होता, इसमें पेशेंट कॉन्शियस होता है, अपने होशो हवास में होता है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं हो रही होती। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब हम जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया वगैरह को डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी इनके फेजेस वगैरह या जो कुछ भी होता है उन सबको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया की। जनरल एनेस्थीसिया की जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ड्रग इंड्यूस है, ड्रग देते हैं। ठीक है, जैसे ही ड्रग्स का असर ख़त्म होगा तो पेशेंट वापस उसी हालत में आ जाएगा, इसलिए ये जनरल एनेस्थीसिया की रिवर्सिबल स्टेट है। इसमें ट्राइएड बन रहा होता है, अनकॉन्शियसनेस का, एनाल्जेसिया का और मसल रिलैक्सेशन का। ये सारी बातें मैंने भी पहले डिटेल में बता दी हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया की तरफ। इसके तीन फेजेस होते हैं। सबसे पहले है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया मीन्स कि हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया किस रूट के थ्रू दिया। ठीक है, इन्हेलेशन रूट होते हैं, इंट्रावेनस होते हैं, किसी भी रूट के थ्रू हमने ड्रग इंजेक्ट की। ठीक है, इंडक्शन हो गई एनेस्थीसिया की, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई, अनकॉन्शियस हो गया, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्स हो गए उसके, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट जो है या सेकंड फेज जो है, डैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। अब हमने एनेस्थीसिया दे दिया, अब उसको हमने मेंटेन किस तरह करना है ये देखेंगे हम, और लास्ट में हम देखेंगे पेशेंट की सर्जरी वगैरह हो गई, अब उसको एनेस्थीसिया से बाहर किस तरह लाना है, मीन्स रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल की स्टेट आएगी कि एनेस्थीसिया से पेशेंट को बाहर कैसे लाना है, एंड एक्सट्यूबेशन, और जो हमने सांस वगैरह की नाली यूज़ किया उसको हटा के पेशेंट को नॉर्मल ब्रीदिंग की तरफ किस तरह लाना है, ये सब कुछ जो है हम देखेंगे जनरल एनेस्थीसिया की फेजेस के अंदर। अब हम बारी बारी इसकी फेजेस को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी फ़ेज़ आ जाती है, डैट इज़ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है पुटिंग द पर्सन टू स्लीप। ठीक है, मीन्स अब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, बेहोश होता है, ऐसे होता है ना जैसे वो सो रहा होता है, तो हम पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए या इन अदर वर्ड्स लाने के लिए जो भी ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी प्रोसीजर यूज़ करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, हम पेशेंट को इंड्यूस्ड किस तरह कर सकते हैं, किस तरह पेशेंट को अनकॉन्शियस कर सकते हैं, हम उसको ड्रग्स इन्हेलेशनल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, इन्हेलेशनल मीन्स कि हम स्प्रे वगैरह कर देंगे। ठीक है, और इंट्रावेनस ड्रग्स भी हम दे सकते हैं कि वेन के थ्रू जो है इंजेक्ट कर देंगे ड्रग को। अब हम इसके दो रूट डिस्कस कर लेते हैं, इंट्रावेनस इंडक्शन है और दूसरी है इन्हेलेशनल इंडक्शन। सबसे पहले आ जाती है इंट्रावेनस इंडक्शन। नाम से पता चला कि इसमें जो हम ड्रग वगैरह देंगे वो वेन के अंदर इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो हम इंडक्शन दे रहे होते हैं वो इंट्रावेनस एजेंट्स के थ्रू ही दे रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कौन कौन से एजेंट्स यूज़ करते हैं, प्रोपोफोल यूज़ कर लेते हैं, थियोपेंटोन यूज़ करते हैं। ठीक है,
और है इटोमाइडेट है और कीटामाइन है। ठीक है, जो इटोमाइडेट और कीटामाइन है ये बहुत कम यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं। ठीक है, इनफ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती हैं इंट्रावेनस एजेंट्स, बहुत कम यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, और जो प्रोपोफॉल है ये पहले यूज़ होता था, लेकिन अब इसको थियोपेंटोन ने रिप्लेस कर दिया। अब मोस्टली जो यूज़ हो रहा है वो थियोपेंटोन यूज़ हो रहा है। और थियोपेंटोन ने प्रोपोफॉल को रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि जो थियोपेंटोन है इसका रैपिड इंडक्शन है। रैपिड इंडक्शन मींस कि ये पेशेंट को मतलब थोड़ी ही देर में फौरी ही जो है उसको अनकॉन्शियस कर देता है, और इसका रिकवरी टाइम भी रैपिड है कि पेशेंट जो है वो जल्दी होश में आ जाता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रोपोफॉल, प्रोपोफॉल से इसका रैपिड इंडक्शन है और रिकवरी टाइम भी ज़्यादा है, प्रोपोफॉल का इतना नहीं है। इसलिए आजकल हम थियोपेंटोन यूज़ कर रहे हैं एज अ इंट्रावेनस इंडक्शन ड्रग। और जो थियोपेंटोन है इसका कोई भी हैंग ओवर इफ़ेक्ट भी नहीं होता। सेकंड जो इंडक्शन का रूट था डैट इज़ इन्हेलेशन इंडक्शन, उसमें हम पेशेंट को इन्हेल करवाते हैं। ठीक है, लाइक स्प्रे कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। जैसे हमने वो देखा है एज़मा वगैरह के केस में जिस तरह स्प्रेज यूज़ करते हैं पेशेंट, उसी तरह का स्प्रे होता है, उसके अंदर गैसेस होती हैं। गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? आइसोफ्लूरेन हो सकती है, हेलोथेन हो सकती है, सीवोफ्लूरेन हो सकती है। ठीक है, और इन्हेलेशनल का जो मेथड है इंडक्शन का वो हम क्यों यूज़ करते हैं, किन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं? हम ऐसे पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जो चिल्ड्रन हों। ठीक है, लाइक बच्चे वगैरह हैं वो इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाते, तो हम उनके अंदर इन्हेलेशनल इंडक्शन करवा सकते हैं। या कोई ऐसे पेशेंट्स जो नीडल फोबिक हैं, ठीक है, मतलब नीडल वगैरह नहीं लगवाते, उनके अंदर ये यूज़ कर सकते हैं। या ऐसे पेशेंट्स जो पल्मोनरी एस्पायरेशन के रिस्क पे हैं, उनके अंदर हम इन्हेलेशनल इंडक्शन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमने ऐसे इन्हेलेशनल एजेंट्स यूज़ करने हैं जिनकी स्वीट स्मेल हो और उनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हो। ठीक है, मींस वो अपना इफ़ेक्ट जल्दी दे दे। अब हम इन्हेलेशनल इंडक्शन में जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है वो सबसे पहले है सीवोफ्लूरेन। पहले नंबर पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है सीवोफ्लूरेन, और जो दूसरे नंबर पे है डैट इज़ हेलोथेन। ठीक है, लेकिन हम सीवोफ्लूरेन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हेलोथेन ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते, सीवोफ्लूरेन ज़्यादा क्यों यूज़ करते? क्योंकि जो हेलोथेन है उसकी इंडक्शन डिलेड है एज़ कम्पेयर टू सीवोफ्लूरेन। ठीक है, जो सीवोफ्लूरेन है वो ज़्यादा जल्दी अपना इफेक्ट दिखाती है एज़ कम्पेयर टू हेलोथेन। और जो आइसोफ्लूरेन है वो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते इंडक्शन के लिए। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि उसकी पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, वो एक पंजेंट गैस है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हम ऐसे एजेंट्स यूज़ करेंगे जिनकी स्वीट स्मेल हो। ठीक है, लेकिन इसकी स्वीट नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे।